Hello friends, welcome back to yet another session on nuclear power plants and you are watching this only on Origins E-Shala in the playlist of Power Plant Engineering. So, अभी तक हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं and this time we are going to start a new topic. लेक्चर स्टार्ट करना हुआ नहीं, इन लोगों की एग्जाम आई नहीं और डिस्टर्ब करना चालू. इस बार पता नहीं कौन है, अननोन नंबर्स बता रहे हैं. लेट्स सी. हेलो सर, केल्विन बोल रहा हूँ. सर लास्ट लेक्चर में फिशन प्रोसेस तो बता दिया था, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस तो बताया नहीं था सर, तो वो भी समझा दो ना इस बार. वो बाकी रह गया था लास्ट लेक्चर में सर, न्यूक्लियर फ्यूजन. ऐसे टाइम पे आई फील लाइक अरे रुको जरा, सब्र करो. आई सेड ना लास्ट लेक्चर में दैट वी विल कंटिन्यू न्यूक्लियर फ्यूजन इन दिस लेक्चर, राइट? सो व्हाई सो हेस्ट? इतनी जल्दी क्या, उतावले क्या हो रहे हो? I mean, I remember it. It's not like हाफ लाइफ टाइम की इस तरह इसको नहीं बोलूंगा, हमारे कॉलेज में ये टॉपिक करा था. सो आई डू रिमेम्बर दैट न्यूक्लियर फ्यूजन आई हैव टू टीच. सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड डू कीप पेशेंस. सो लेट्स बिगिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट वाज लेफ्ट ऑफ इन आवर लास्ट लेक्चर. लेट्स मूव ऑन विद इट. सो फाइनली दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. बेसिकली इसमें क्या होगा कि दो लाइट एलिमेंट्स जो होंगे हमारे, वो कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की ट्राई करेंगे एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इसमें हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं. उसमें हमने एग्जांपल लिया था यूरेनियम का, जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज होता है. यहाँ पे हम सबसे छोटा एलिमेंट लेते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा एंड यूजिंग ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, जो कॉमन टर्म्स आपको यूज होंगे वही यूज करने वाले हैं. सो ये चार रिएक्शन है. इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दिस वन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस. ये जो इक्वेशन है ये इसका कंटिन्यूएशन है एंड सिमिलरली ये इक्वेशन है टॉप का कंटिन्यूएशन. अब बेसिकली हाइड्रोजन के रिएक्शन में फ्यूजन में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोसेस एक साथ होने वाले हैं, बिकॉज लाइट एलिमेंट्स को सिर्फ कंबाइन होकर हेवी एलिमेंट बनाना है. बट जरूरी नहीं है कि वो हेवी एलिमेंट आगे कोई रिएक्शन नहीं कर सकता. वो हेवी एलिमेंट स्टिल लाइट होने की वजह से और एक रिएक्शन दूसरे लाइट एलिमेंट्स के साथ करके चेन को कंटिन्यू कर सकता है. अनलाइक न्यूक्लियर फिशन कि जहां पे वो एक बार स्प्लिट हो गया तो आगे कोई रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होता. उसके लिए हमें वापस एक न्यू हेवी एलिमेंट चाहिए जिसको फिर से स्प्लिट करना पड़ता है. बट यहाँ पे कई सारे लाइट एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली बनते जाएंगे और वो वापस चेन रिएक्शन में जुड़ के एक नई इक्वेशन जनरेट करेंगे. सो यहाँ पर हमने पहला लिया है चेन हाइड्रोजन का, जिसमें हमें हीलियम मिला है विद न्यूट्रॉन एंड दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड. सिमिलरली अब ये जो हीलियम है ये फिर से इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस टाइम हीलियम विद द 4 मास नंबर विल बी रिलीज्ड अलोंग विद अ सिंगल हाइड्रोजन एंड दिस टाइम आल्सो एनर्जी विल बी रिलीज्ड. यानी फर्स्ट टाइम में भी एनर्जी रिलीज की, नेक्स्ट स्टेप में भी एनर्जी रिलीज की. दिस इज हाउ इट हैपेंस. सिमिलरली ये तो हमने बात की जब हीलियम बना. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हीलियम ही बने, क्योंकि हमें पता है कि 6 तरह के प्रोसेस हैं जिससे एक आइसोटोप स्टेबल होने की ट्राई करेगा न्यूक्लियर प्रोसेस. दिस प्रोसेस था दिस वाज द न्यूट्रॉन रेडिएशन. तो अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन को ही निकाल दिया उसने. 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन उसने रिमूव कर दिया, 1 प्रोटॉन रिमूव कर दिया. सो इसमें हमें मिलेगा ट्रिटियम, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, टोटल 3 मास नंबर, और इसकी भी एनर्जी रिलीज होगी. अब ये कंटिन्यू करेगा अपने अगला चेन रिएक्शन विद द नॉर्मल हाइड्रोजन. सो इस बार हमें मिलेगा सेम यही एलिमेंट मिलेगा वापस. ये स्टेबल कंडीशन की जाने की ट्राई कर रहा है तो हमें सेम एलिमेंट मिलेगा He विद 4 and 2. और यहां पर अब हमारा न्यूट्रॉन रिलीज होगा. इस बार न्यूट्रॉन रिलीज होगा और इस बार फिर से ये एनर्जी रिलीज होगी. सो ये 4 इक्वेशंस को एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है. इन चारों को कंबाइन करें अगर हम,
तो मैं फाइनल ये इक्वेशन मिलता है कि 6 हाइड्रोजन एलिमेंट्स इनके अंदर कुछ रिएक्शन करते जाए तो फाइनली आपको 2 हीलियम, 2 हाइड्रोजन, 2 न्यूट्रॉन एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आपको मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ बेसिकली अ फ्यूजन रिएक्शन अकर्स. इट इन्वॉल्व्स मल्टीट्यूड ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली. अब एक कॉमन पॉइंट की बात बताऊं. फिशन रिएक्शन में हमने जो देखा था वो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम यानी वन ऑफ द टॉप क्लास जो रिएक्शन थे ना वो देखे थे, तो उसमें हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही थी. बट ये तो बच्चा है, हम यहाँ पे मैक्सिमम कितना 4 मास नंबर तक गए हैं. वहां पे कुछ 235 238 तक गए थे. यहाँ पे सिर्फ 4 मास नंबर में हमें इतनी एनर्जी मिल चुकी है 43.2, जो 200 की अप्रोक्सीमेटली 1/5 है, सिर्फ 20% है. बट दिस इज द मिनिमम और वो उसकी अप्रोक्स मैक्सिमम कैपेसिटी थी. उससे बढ़ के भी कुछ मल्टीप्लाई 1.1 या 1.2 ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता उसमें. बट ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि लाइट एलिमेंट्स में हम 30 मास नंबर तक जा सकते हैं. तो सोचो इसका हम 30 तक भी जाएं तो इजीली 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी बना सकता है ये. और एक और पॉइंट कि फिशन रिएक्शन के लिए हमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो बहुत ही कॉस्टली है, रेयर है, इंपोर्ट कराने पड़ते हैं दूसरे कंट्रीज से अगर आपके कंट्री में नहीं है. सो इट्स नॉट कॉस्ट एफिशिएंट एंड उनकी एनर्जी भी कम आ रही है. बट दिस हाइड्रोजन इट कैन इजीली बी केमिकली मेड इन योर कंट्री इटसेल्फ यूजिंग केमिकल रिएक्शंस एंड इट विल बी कंपैरेटिवली चीपर. उनके मुकाबले तो सस्ते ही होंगे, राइट? बट स्टिल in any power plant, nuclear power plant industry, nuclear fission reaction is carried out, not nuclear fusion. Nuclear fusion उससे ज्यादा एनर्जी दे सकता है, उससे सस्ता है, but still it is not used. What is the reason? Let's check them out. देखते हैं कि आखिर इतने बेनिफिट्स होने के बजाय ये क्यों यूज नहीं होता. Let's see them. So let's see why fission process is carried out in industries, why fusion, which is much better, is not carried out. So these are the points why fusion is better than fission. Basically फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इजीली अवेलेबल है. नेक्स्ट कि उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन में हमें बाय प्रोडक्ट क्या था, हीलियम एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, तो उनको ठिकाने लगाना या फिर उनको ट्रीटमेंट करना इजी होता है. नेक्स्ट कि इनसे, ये तो हमने हाइड्रोजन की बात की, मेरे बात जैसे आपको बताया कि 30 मास नंबर वाले एलिमेंट्स भी अभी बाकी हैं. तो अगर हम उसका मैक्सिमम देखें तो फिशन प्रोसेस के कंपेयर में 7 टाइम्स ज्यादा ऑन एन एवरेज वो पावर जनरेट कर सकते हैं. एंड उनका जो लॉस होता है इनफैक्ट पावर जनरेशन के टाइम पे वो भी कम होता है, बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो ऑब्जॉर्ब भी कम होते हैं क्योंकि वो कंबाइन हो रहे हैं ना. तो कंबाइन में एक्सेस कोई चीज नहीं आती, वो कंट्रोल में आती है. और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें पावर ज्यादा मिल रही है, कॉस्ट कम है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो चीप होगा पावर. अब मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. तो कंट्रोल फ्यूजन कंट्रोल वैसा बोल के भी फायदा नहीं, बिकॉज इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कई सारे केमिकल रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं एंड इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड ऑन ए लार्ज स्केल. सो इट इज अनकंट्रोलेबल एंड इज ओनली करेंटली यूज्ड फॉर हाइड्रोजन बॉम्ब्स डिस्ट्रक्शन पर्पस. उसके अलावा इसका यूज करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक यूज करते हैं वो हाइड्रोजन बॉम्ब इसलिए बॉम्ब है क्योंकि वो प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए इट एक्ट्स एज ए बॉम्ब. सो जब उसे कंट्रोल कर लेंगे तब वो रिएक्टर बन जाएगा, बट करेंटली इट इज अनकंट्रोलेबल, सो इट ओनली एक्ट्स एज ए बॉम्ब. बाकी प्रोसेस सेम वही हो रही है. जब हाइड्रोजन बॉम्ब एक्टिवेट होता है then same those 4 chemical reactions are occurring there, but they are uncontrolled. So that's why an explosion takes place and you know what happens. These are the basic disadvantages, but now a question arises, why this process is uncontrollable? Because ये process अर्थ पे करना पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, because of these reasons. First कि ये जो प्रोसेस है इसको अगर आपको कैरी आउट करना है तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट आएगी. लाइक
1.2 into 10⁹ केल्विन टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट है एंड प्रेशर इज 1.01325 into 10⁵ बार मिनिमम, इतना प्रेशर चाहिए होता है। अब एक फन फैक्ट, किसको पता है 1.01325 क्या है? अगर पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो जस्ट गूगल इट। व्हाट इज 1.01325 बार? 10⁵ नहीं करोगे चलेगा, बट आपको पता चल जाएगा कि दिस वैल्यू इसका 10.5 टाइम्स है। जस्ट ये वैल्यू क्या है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस। नेक्स्ट, कि ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए आप जो भी एलिमेंट्स ले रहे हो लाइक हाइड्रोजन, उसको आपको इतना कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस करते हैं उसको फ्यूल सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इतना कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा कि 10⁻15 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में फिट हो जाने चाहिए, विच इज नॉट फिजिबल। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो किसी चीज को अभी अर्थ पे इतना कॉम्पैक्ट कर सके कि इतने सारे आयंस हम इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में सेटल डाउन कर सके। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। नेक्स्ट, कि ये जो प्रोसेस होती है इसमें पार्टिकल्स तुरंत इधर उधर भागते जाते हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो किसी एक पार्टिकल को हम अर्थ पे अगर ये प्रोसेस कैरी आउट करते हुए तो रोकने का जो टाइम है वो मिनिमम 1/10 यानी 0.1 सेकेंड होना चाहिए। वो 0.1 सेकेंड अगर हम उसको कन्फाइन करके रख सके तब ये प्रोसेस पॉसिबल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्टिकल को ही तो रोकना है, राइट? 0.1 सेकेंड के लिए भी नहीं रोक सकते, ऑफ कोर्स नहीं रोक सकते। 0.01 सेकेंड के लिए भी रोकना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट उसके लिए लार्ज हेड्रोन कोलाइडर यूज होता है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जस्ट गूगल इट। इट इज अ हाई एंड इक्विपमेंट यूज्ड बाय नासा फॉर वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल एंड स्पेस स्टडीज, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। सो उसके अंदर भी मुश्किल होता है, एंड ये हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर कमर्शियल स्केल पे, सो इट्स नॉट फिजिबल। ओके, इन लोगों को पता नहीं क्या मजा आती है, बाद में भी पूछ सकते थे बट लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब करना है। लेट्स सी क्या पूछना है इसको। हेलो सर, व्हाट अबाउट हियर? सर, सो आपके मुताबिक फ्यूजन प्रोसेस अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ये फ्यूजन प्रोसेस करके भी कुछ होता है, या फिर उसको कैसे मालूम पड़ा कि ये फ्यूजन प्रोसेस भी हो सकता है, लाइक फ्यूजन प्रोसेस? कि देखा तो किसी ने है, पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, तो कैसे हुआ ये, वो बताओ ना सर। वेल, यही उम्मीद थी इनसे। बेसिकली मानता हूं ये प्रोसेस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, और रही बात उन्हें कैसे पता चला इस प्रोसेस के बारे में, सो इट बेसिकली केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टार्स। क्योंकि सन इज द क्लोजेस्ट स्टार एंड उसमें से हमें एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स उसकी खुद की हीट भी जनरेट हो रही है। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह उठे अरे सन बुझ गया? नॉट राइट, बिकॉज सन का हमेशा एक साइकिल चलता रहता है जिससे उसमें कंटिन्यूअसली फ्लेम्स, फायर जनरेट होता है, उसके कोर में वो प्रोसेस चलती है, एंड दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस विद बिट ऑफ नाइट्रोजन। उसमें कंटिन्यूअसली उसके एटमॉस्फेयर में चलता रहता है कोर के अंदर, जिससे कंटिन्यूअसली हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वहां पर सन का साइज आप देखोगे ना, अर्थ से डेफिनेटली 10 टाइम्स तो बड़ा है ही, उस वजह से उसके ग्रेविटी का इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा, और उसके प्रेशर जो उसका जो एटमॉस्फेयर उसके सराउंडिंग का प्रेशर है वो उसके कोर में इतना ज्यादा तो आराम से होगा, इससे ज्यादा तो आराम से होगा। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। तो वहां पर ये प्रोसेस नेचुरली होती है स्पेस में, क्योंकि उसका पहली बार टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है सन का, सन के हम क्लोज भी नहीं पहुंच सकते, भले वो आग ही है। यहाँ पे भी हम आग जलाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होती है, बट आग के भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। सो दैट फ्लेम एंड द फ्लेम ऑन अर्थ आर कंप्लीटली डिफरेंट, उनके टेम्परेचर रेंज अलग है। वहां पर हमें टेम्परेचर मिल जाता है, ये प्रेशर भी इजीली मिल जाता है कोर के अंदर। ये प्रोसेस कोर के अंदर होती है, हमें दिखती नहीं है, बाहर हमें सिर्फ फ्लेम का वो गोला दिखता है, बट उस फ्लेम के गोले के अंदर सेंटर में कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए वो कभी खत्म भी नहीं होती, बिकॉज स्पेस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन्स अवेलेबल है फ्रॉम एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड, अलग प्लैनेट घूमते रहते हैं, वो आते रहते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, लेता रहता है ग्रेविटी इफेक्ट से, और कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। और कंबाइन हो भी गया तो आप इसका फिशन कर देते, यानी फ्यूजन फिशन, फ्यूजन फिशन, ऐसे चेन कंटिन्यूस चलती रहती है, उसमें कभी एनर्जी की कमी नहीं आने वाली। इनफैक्ट
फ्यूजन के ऊपर रिसर्च भी यही सोच के की थी कि अगर हम पहले फ्यूजन कर दें और उस हैवी को वापस ब्रेक कर दें देन वापस फ्यूजन, तो इस तरह से हमें कभी फ्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच के किसी ने रिसर्च स्टार्ट की थी, बट बाद में पता चला कि फ्यूजन के लिए ये रिक्वायरमेंट्स जब तक फुलफिल नहीं होगी हम फ्यूजन प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते। सो फॉर राइट नाउ वी आर सेटल्ड ऑन फिशन प्रोसेस ओनली। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आ गया हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा होगा देन डू ड्रॉप अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कोई भी रेफरेंस बुक, पीपीटीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जीपीएससी के मटेरियल्स आपको चाहिए हो then do check out our blog www.originsconglomerate.blogspot.com. With that said, we'll meet again in the next lecture. Thank you.